अब जो लोग सॉल्व करेंगे वही डाउट पूछेंगे, ये चीजें हैं। जो सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फिर। तो अभी आता हूं मैं कहाँ पे, हम लोग अभी आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2010 एंड 11 है ना, 12 13 कल किया था, 10 एंड 11। तो ये किस ईयर का, 2008। टू 2009 का चल रहा है। इसका आगे 10 का, चलिए पहले 10 का देख लेते हैं, फिर 11 का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है। ओके ठीक है। सो 2010 गेट मैथमेटिक्स, इसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे गेट स्टैटिस्टिक्स का अभी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है। अब ये थोड़ा सा राइटिंग इसका वैसा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ, विजिबल तो होगा ऐसे, है ना। ई एफ बीट एनी टू इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ 0.8, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ 0.3। तो यहां से आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यूनियन है तो यूनियन को खोलेंगे पीई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ से इंटरसेक्शन एफ के टर्म में आ जाएगा, तो यहाँ से पी एफ आ जाएगा ना। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप ओपन कीजिए यूनियन एफ के फॉर्मूला को और ई गिवन एफ के फॉर्मूला को, इसको यूज कीजिए तो ई एफ आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो। तो नेक्स्ट क्या रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि x have a binomial distribution with parameter n and p। तो x binomial np है, और क्या पूछ रहा है आपसे कि where n is integer greater than 1, p 0 से 1 में है, x बराबर 0 और x बराबर 1 पे इक्वल pmf है। ये क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि यहां से आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, x बराबर 0 का मतलब क्या, p की नो सक्सेस ना, तो 1 माइनस p की पावर n, नो सक्सेस, और x बराबर 1 का मतलब 1 सक्सेस, तो आ जाएगा nc1 n p की पावर 1 1 माइनस p की पावर n माइनस 1। यहाँ से क्या हो गया, ये कट जाएगा तो एक बचेगा, 1 माइनस p बराबर np, तो यहाँ से n प्लस 1 p बराबर 1, तो p बराबर 1 बाई n प्लस 1। चेक कर लीजिए, तो इजी है क्वेश्चन, सब आसान। ये दो क्वेश्चन थे, यहाँ आगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब है हमारे सिलेबस में। तो मेनली जो है हमें देखना अपने सिलेबस का क्वेश्चन, नॉट ऑर्थोगोनल, ये सेट है, आपको नहीं पढ़ना, विच द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर नॉट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल सेट नहीं पढ़ना है हमें, है ना, ये सेट्स ऑर्थोगोनल सेट की बात कर रहा है। तो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़े हैं, है ना, तो सेट नहीं। रीमान इंटीग्रेशन कर सकते हैं ट्राई, जस्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। if 1 to 2 आर नॉन नेगेटिव रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इस तरीके से है तो k बिलोंग्स टू व्हाट, तो जस्ट आपको सॉल्व करना है। तो k क्या हो सकता है यहाँ से, तो देखिए ना खुद ही, देखो ये 1 to 2 fx है, नहीं देखिए यहाँ से ये इंटीग्रेशन 1 से 2 fx है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, और ये 1 बाई रूट एक्स एफ एक्स है, तो रूट एक्स की वैल्यू 1 2 पे क्या होगी, सो 1 बाई रूट एक्स तो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, यहाँ 1 बाई रूट एक्स है, यहाँ k है, बस यही डिफरेंस है। पूछ रहा है k क्या हो सकता है, तो 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू 1 2 पे देख लो, तो 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू 1 पे होगी, बस यही देखना है आपको, 1 पे होगी 1 और 3 पे होगी, नहीं 1 से 2 ना, तो 2 पे होगी 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 से 1, इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हमें, एफ एक्स, ओ रूट एक्स का ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा ना, तो यहाँ से तो आ गया हमारे पास 1 बाई रूट एक्स। अब मुझे देखना है कि रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, इज अ नॉन नेगेटिव रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट 1 से 2। तो कैसे ब्रेक करते हैं आप रूट एक्स को यहाँ पे,
2 minus 1 into this k, तो 1 into तो ओपन करो, क्या बनेगा इसमें? अगर हम ओपन करेंगे एफ एक्स अपॉन रूट एक्स है, एफ एक्स कुछ रख देते हैं। अगर मान लो जैसे मैं अगर एफ एक्स को लेट से सिर्फ एक्स रख दूं, चलो अभी वही करना ना, ये बोला 1 से 2 आर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो लेट से मैं एफ एक्स को अभी पहले तो कांस्टेंट ही रख देता हूँ, चलो 1 रख दिया मान लो, ठीक, एफ एक्स को 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तो क्या बनेगा अब देखो जरा, तो यहाँ से एफ एक्स, तो किसने कहा कोई भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो 1 ले लिया, कांस्टेंट फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, तो क्या होगा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स 1 से 2 इज इक्वल टू के 1 से 2 1 डी एक्स, तो ये तो जस्ट आपका के हो गया, इसका इंटीग्रेशन बताइए जी कितना आएगा, तो ये राइट साइड जस्ट के है और लेफ्ट साइड 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, सो 2 रूट एक्स और लिमिट है 1 से 2, तो ये आ जाएगी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 1 मतलब 2, तो ये 2 टाइम रूट 2 माइनस 1, ये अप्रॉक्सीमेट करो कितना आता है, 2 टाइम ये का तो 1.414, तो 0.414, तो 8 2 8 0.828, देखो किस लेवल बिलोंग करेगा ये, क्या ये वैल्यू इसमें आएगी 1 से ज्यादा, नो, क्या ये 0.6 से 1 में हो सकती है, 2/3 कितना होता है, 18 6.066, तो इसमें हो सकता है 1/3 0.66, ये तो आउट हो जाएगा और ये भी आउट हो गया, तो 3 ऑप्शन आउट हो गया, तो हमने क्या किया, इसने कहा एफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, मतलब कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन, इसका इजीली इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो यहाँ से 1 ले लिया मैंने और 1 रख दिया एफ को, तो एफ को 1 रख दिया, तो सिंपली एक इक्वेशन बन गई, सही आ गई। अब ये वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी, जस्ट इसमें बिलोंग करे और किसी में बिलोंग नहीं कर रहे। आप सोच रहे होंगे 1 ले क्या, आप x ले लो तब भी सेम आंसर आएगा, आप fx को x रख के देख लो तब भी यही ऑप्शन आंसर आएगा, fx को x स्क्वायर लो तब भी यही आंसर आएगा, यू टेक एनी इंटीग्रेबल फंक्शन, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ना, तो इसमें fx में कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन लूंगा तो आंसर कॉमन रहेगा, तो मैंने 1 लिया उससे कि आप x रख के देख लो तब भी सेम, k सेम नहीं आएगा, इंटरवल सेम आएगा, क्योंकि k उसके हिसाब से बदल सकता है, वो आप चेक कर लो एक बारी, मे बी, बट मे बी मुझे लगता है इंटरवल में यही आएगा, इंटरवल में ही बिलोंग करेगा, अगर k चेंज भी हो गया स्टिल द वैल्यू विल रिमेन सेम, इंटरवल सेम रहेगा, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे लिए नहीं है, हाँ ये हमारे सिलेबस का है, देखिए 9th, ये पूछ रहा है आपसे कि एफ एक्स वाई अपॉन, फंक्शन क्लियर है आप लोगों को, ये ऐसा है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर, मुझे तो 1/2 दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा है ये 1/3, सर 5/2 है, नहीं ये पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5/2 है सर, 5/2 है, 5/2 पक्का, तो 5/2 माइन इनटू ब्रैकेट में है 1 माइनस cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके चलिए क्लोज से देखने मेरा पता नहीं, 5/2 चलो ठीक है मान लेते हैं 5/2 है, तो सॉल्व तो कर सकते हो ना, पूछ रहा है कि k क्या हो ताकि ये कॉन्टिन्यूअस हो, तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, ये लिमिट निकालो x टेंड्स टू 0 0 पे, तो 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin, सर r cos थीटा sin थीटा लेने से 0 आना है सर, कर सकते हैं उससे भी हो जाएगा है ना, r cos x sin थीटा करेंगे तो cos r स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो 1 माइनस cos r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, ये 1 माइनस cos r स्क्वायर और अपॉन में r स्क्वायर की पावर, तो r की पावर 5 और लिमिट r टेंड्स टू 0, बताइए फिर अब सर अब सर 0/0 फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे r³ होगा, फिर उसको सर 0/0 में एल हॉस्पिटल लगा के फिर लास्ट तक n तक वो सर 0 हो जाएगा, r³ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस cos r स्क्वायर है, तो ये ब्रेक कर सकते हैं आप, सो sin स्क्वायर r स्क्वायर बाय, हाँ 2 sin स्क्वायर है ना, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो उससे करके आप ब्रेक कर सकते, वेरीफाई कर लीजिएगा, करे 0 आएगा, 0 आ जाना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको 2 वेरिएबल की लिमिट कैलकुलेट करनी है 0 0 पे। ओके, यहाँ पे ए बी डिजॉइंट ये हमारे काम का नहीं है, लेवेक मेजर ये सब नहीं है, ये हमारे काम का है 12th। तो ये पूछ रहा है आपसे कि नलिटी मैट्रिक्स का 1 है तो बताओ के क्या होगा। तो इजी है ना, रैंक प्लस नलिटी बराबर कॉलम्स। तो नलिटी 1 है, इसका मतलब रैंक कितना होगा, रैंक 2 होगा, और इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, 0 है ना, क्योंकि अगर रैंक 3 है तभी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ होता है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक इज 3। तो रैंक 2 आ गया, डिटर्मिनेंट 0, तो डिटर्मिनेंट को 0, वैल्यू 1 आया था। तो डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, देख लो जो भी आता है वेरीफाई करके देख लेना, 1 आता है क्या आप चेक करना, जस्ट डिटर्मिनेंट 0 कर दो। हाँ, ये कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज एन आइगन वैल्यू 2 आयोटा। तो एक आइगन वैल्यू 2 आयोटा, दूसरी आइगन वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, -2 है। तो -2 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स कम्स इन पेयर, ठीक। तो ये 3 क्रॉस 3 की है, एक 2i है तो दूसरा -2i होगी, और वन ऑफ द रिमेनिंग आइगन वैल्यू 0। तो तीसरी आइगन वैल्यू क्या बनेगी 0, क्योंकि 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, ये थ्योरम है। ऑड ऑर्डर की कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, और हम जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो चूंकि यहाँ पे दो पेयर में आ रहा है, तो अगर कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b, तो a माइनस आयोटा b बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल है नहीं, तो 0 ही बचती है पॉसिबिलिटी बस। ठीक है, तो 0 इज द पॉसिबिलिटी ओनली, क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट खुद 0 है, तो 0 और प्योरली इमेजिनरी, और रियल नंबर इसका आइगन वैल्यू हो नहीं सकता प्योरली रियल, तो 2 3 4 ऐसा आएगा नहीं, मतलब 0 के अलावा नॉन जीरो प्योरली रियल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये हमारे काम का है, ये एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग का है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हम सीधा आते हैं अपने काम पे, जनरल सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सब इनके वो चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप का। 26 ओके, चलिए। सो 26 हमारे काम का है। 26 कह रहा है कि x हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर np, n तो 3 है, तो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस p या तो 2/3 है या 1/3 है। अब रिजेक्शन रीजन दे रखा है, रिजेक्टिंग h0 when x more than equal to 2, एक्सेप्टिंग h0 when x less than equal to 1, ओके। तो क्वेश्चन है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 टाइप 2 एरर रेस्पेक्टिवली r, तो फॉर्मूला है टाइप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 when h0 is true, ठीक, और n3 है तो वही x की वैल्यू 0 1 2 होगी, ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, 0 या 1 होगा, ये कह रहा है मोर देन इक्वल टू 0 1 2 3 ना, 2 और 3, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1 when h1 is true, टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1 when h1 is true, इस तरह से, या एक्सेप्टिंग h0 when h0 is false, ऐसे बोल सकते हैं टाइप 2 एरर। तो जस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, आप निकालिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर फंक्शनल ये सब भी नहीं है, कॉस्ट मैट्रिक्स ऑप्टिमाइजेशन का है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन छोड़ दो ना, ये सभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ऐसे, यूनिफॉर्म सीक्वेंस ऑफ, नहीं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम लोग के सिलेबस में है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, कन्वर्जेंस नहीं है, हां यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो क्वेश्चन 44 होगा जी, तो ये इजी है, पावर सीरीज का है, ये ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, समेशन x की पावर n अपॉन रूट n है एक, और दूसरा समेशन x की पावर n अपॉन n है, तो इजी है ना। आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लीजिए, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों का निकालिए, क्या बनेगा
1 1 आएगा आई थिंक, है ना? दोनों रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता ना ए, ये तो वैसे निकालो n की पावर 1/n तब भी 1 आएगी, तो दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। इसका मतलब है कि -1 से 1 में तो पक्का कन्वर्जेंट है, ठीक? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होने का मतलब है कि -1 से 1 में तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि mod x लेस देन 1 पे, मतलब जब r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो इस पे तो कन्वर्जेंट होगा ही, इसकी गारंटी है, ठीक? तो r1 आया तो होगा ही। मेन प्रॉब्लम होता है एंड पॉइंट पे, हमें अलग से चेक करना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ x को 1 रखता हूँ और यहाँ भी x को 1 रखता हूँ, तो x को 1 रखेंगे तो ये डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, दोनों डाइवर्जेंट है, तो 1 एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। -1 रखेंगे तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, x को -1 रखेंगे तो लेवलिंस टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से, तो -1 इंक्लूड हो जाएगा, 1 एक्सक्लूड हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना? पी टेस्ट से हमने चेक किया 1 पे, तो 1 रखने पर पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है। ये सब इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन नहीं करना हमें, ये कर सकते हैं, है ना? ये हमारे सिलेबस का है। सो ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ध्यान से देखिए, मुझे समझ आ रहा है। सो xy भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ, ये fxy है, क्या दिख रहा है आप लोगों को बताइए जरा? अल्फा e की पावर -2y, अल्फा e की पावर -2y, ओके। तो 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी, तो अल्फा तो ऐसे ही आ जाएगा ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करके, तो डेफिनेशन से आ जाएगा अल्फा, आप चेक कर लीजिए क्या आएगा। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, तो इसके लिए आपको ज्वाइंट है तो मार्जिनल से जा सकते हैं एक तरीके से, y का मार्जिनल निकाल के फिर कंडीशनल निकाले, ये डायरेक्ट निकल पाएगा। y का अगर पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाए आई थिंक हो जाएगा, पता है क्या होगा? यस, तो इसमें कुछ ऐसा मिल सकता है, x गिवन y है ना, तो मुझे y का पीडीएफ चाहिए, तो अगर y का पीडीएफ ऐसा हो गया 2/y y और e की पावर -2y, इस तरीके से कुछ बनेगा रफली। k मान लो अभी अल्फा को ऐसे ही रखो, तो मैं इसको हटा दो, 1/y ऐसा लिख सकता हूं मैं, तो x एक्चुअली 0 to y में, इसका मतलब है कि x गिवन y हो सकता है यूनिफॉर्म 0y, ठीक? ये केस है, तो इसका पीडीएफ आ जाएगा 1/y, ये पीडीएफ आ गया, और बाकी y का पीडीएफ ऐसा बना देंगे 2y की पावर -2y, या y मतलब ये थोड़ा k अल्फा एडजस्ट कर लेगा इसको, तो ये हो जाएगा गामा 2 2 गामा 2 2, और उस तरीके से बन जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, दो अप्रोच है, एक तो थोड़ा लेंदी अप्रोच है कि जॉइंट से मार्जिनल निकाले, मार्जिनल से कंडीशनल पीडीएफ निकाले, कंडीशनल पीडीएफ से कंडीशनल एक्सपेक्टेशन निकाले। दूसरा अप्रोच ये है कि आप इसको ऐसा ब्रेक कर ले ज्वाइंट को कि fy ऑफ y इंटू f ऑफ x गिवन y, x गिवन y, और जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से x गिवन यूनिफॉर्म है, तो इसका क्या पूछा आपसे? मीन, तो मीन क्या आता है यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म 0y का मीन कितना होगा? y/2, और y मुझे 2 दे रखा है, तो 2/2 1 आ जाना चाहिए वैसे, और वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो पीडीएफ का, तो वो भी मिल जाएगा आपको, अल्फा भी मिल जाएगा। और गामा है ना, क्या होता है गामा 2, अगर मैं ऐसे लिखूं, ये 2 - 1 ही तो है, तो गामा 2 और क्या होता है 2 की पावर गामा बीटा, तो यहाँ पे एक्चुअली ऊपर है, तो ये होगा 2 की पावर अल्फा, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा 4, तो 4 अपॉन गामा 2 1, तो 4, तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा ठीक है? मतलब आप खुद देख लेना, मैंने अपने तरीके से किया, अपने तरीके से करो आप, ये है, तो ऐसा होना चाहिए रफली कैलकुलेशन। 4 है ना, गामा 2 1 होता है, तो 4 आ जाएगा अल्फा, ठीक है? कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे रफली कैलकुलेशन किया हूं तो मिस्टेक हो सकता है, चेक लेना। डन, अब मुझे लगा खत्म ही हो जाएगा। तो ये हमारे काम का नहीं है, डिफरेंशियल फंक्शन है ना, अप्रोक्सीमेटेड न्यूमेरिकल आंसर्स का है, खत्म ही हो गया। तो अब ये एप्टीट्यूड आ गया होगा, तो ये एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो 2010 का था, है ना? ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? 2010 गेट मैथमेटिक्स में
जो मेनली लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस या सीक्वेंस सीरीज या प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो हमारे गेट स्टैटिस्टिक्स के अभी 2024 में सिलेबस में है, ठीक है ना। तो अभी 2011 का डिस्कस कर लेते हैं, ये 10 का था। आप लोग सॉल्व करके